हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में मांग की कीमत लॉस को मापने की दो विधियां की थी। पहली विधि हम कर चुके थे प्रतिशत विधि द्वारा। किसी बच्चे को क्वेश्चन में दिक्कत और प्रॉब्लम हो कृपया करके मैसेज करें। सेकंड हमने पढ़ा था ज्योमिति विधि द्वारा या बिंदु विधि। तीसरी विधि है कुल व्यय विधि। इस विधि के अनुसार कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल खर्च में परिवर्तन के आधार पर मांग की कीमत लॉस मापी जा सकती है। मैं मांग की कीमत लॉस के एक बार बोलता हूँ कि मांग की कीमत लॉस क्या होता है। कीमत में परिवर्तन के कारण यानी प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो इसको प्रतिशत विधि की में थी परिभाषा की कीमत में परिवर्तन यानी प्रतिशत परिवर्तन कारण तो मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। मार्शल के अनुसार मांग की कीमत लॉस तीन प्रकार की होती है। पहली है लॉसदार मांग। यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने से कुल खर्चा बढ़ता है या कीमत को थोड़ा सा बढ़ाने पर कुल खर्च घटता है। ठीक है जी, कहता है। ठीक है जी, फिर दोबारा से पढ़ते हैं लॉसदार मांग। यदि कीमत में थोड़ा सी कमी करने से यानी कीमत में थोड़ा सा कमी करेंगे कुल खर्चा बढ़ता है या कीमत को थोड़ा सा बढ़ाने पर कुल खर्च घटता है तो मांग लॉसदार कहलाती है। लॉसदार का मतलब इकाई से कम। माना बीकानेरी भुजिया की कीमत 90 रुपये प्रति किलोग्राम है तो इस पर भुजिया की मांग 400 किलोग्राम है तो भुजिया का कुल खर्च कितना होगा कि 90 गुणा में 400 36,000। माना भुजिया की कीमत घटकर 80 रुपये हो तो इस पर मांग बढ़कर 550 किलोग्राम हो जाती क्योंकि कीमत कम होगी तो मांग तो बढ़ेगी। तो कुल खर्चा क्या हो गया, जितनी क्वांटिटी खरीद रहे उतना और प्राइस मल्टीप्लाई भुजिया पर किया गया कुल खर्च 80 रुपये किलो था गुणा में 550 44,000। चूँकि कीमत के घटने पर कुल खर्च बढ़ा तो ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लॉस इकाई से अधिक होगी। देखो यहाँ क्या कहता है कि फिर पढ़ते कीमत घटने पर कुल खर्च बढ़ा यानी कि इनमें ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ऋणात्मक मतलब कीमत तो घट रही है और कुल व्यय बढ़ रहा है। कीमत तो घट रही है, कीमत यहाँ 90 से देखो जी 90 से 80। ठीक है जी, 90 से 80 यानी कीमत 90 से 80 घट गई। जब 90 रुपये प्राइस था तो हमारा कुल व्यय कितना था 36,000। कुल व्यय था 36,000। जब प्राइस कम हुआ 80,000 तो कुल व्यय कितना हो गया हमारा हो गया 44,000। ये रहा। तो कीमत तो घटी 90 से 80 और कुल व्यय 36,000 से बढ़कर 44,000 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों में ऋणात्मक विपरीत संबंध पाए, प्रतिलोम पाए तो लॉसदार मांग यानी कि इकाई से कम। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक मांग लो कि यदि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है। यानी कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन करने पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है तो मांग की लॉस इकाई के बराबर होगी। अगर पानी की बोतल यानी कि यहाँ कीमत कितनी है पानी की बोतल की 10। ठीक है जी, उस पर पानी की मांग 400, क्वांटिटी मांग कितनी कर रहा है 400 तो कुल व्यय 10 गुणा में 400 तो 4,000 रुपये हो गए जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कहता है जब कीमत घटकर 8 हो गई यानी कि जब कीमत 10 थी अब 8 होगी तो कुल व्यय मांग बढ़ गई 500। कुल व्यय कितना हो गया 500 फिर तो 4,000 यानी कि पहले भी 4,000 कुल व्यय था अब भी कितना होगा कुल व्यय। यानी कीमत के घटने परिवर्तित होने पर कुल खर्च अपरिवर्तित रहता है। यानी कीमत घटने या परिवर्तन का मतलब घट भी सकती है बढ़ भी रहती है और कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। दोनों में 4,000 है तो हम कहते हैं मांग की लॉस इकाई के बराबर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेलौसदार मांग। अगला पॉइंट है बेलौसदार मांग। करते हैं यदि कीमत में थोड़ी सी कमी करने पर कुल खर्च कम हो जाता है
या कीमत में थोड़ी सी वृद्धि करने पर कुल खर्च बढ़ जाता है। यानी कि परिवर्तन का मतलब कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, कीमत यानी कीमत। उदाहरण के लिए यदि नमक की कीमत 10 रुपये थी, नमक की कीमत थी 10 रुपये, ठीक है, किलोग्राम। इस पर कुल मांग 100 किलोग्राम थी। कुल मांग कितनी? 100। तो टोटल व्यय कितना हो गया? 1000। ठीक है, तो नमक पर किया गया व्यय कुल खर्च 10 गुना में 100 हो गए। यदि नमक की कीमत घटकर 8 किलोग्राम है तो नमक की मांग कितनी होगी? 8 गुना में 110। ठीक है, तो नमक पर कुल खर्च कितना हो गया? 880। ठीक है जी, ठीक है। तो नमक पर किया गया खर्च 880, तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम होगी। तो इसलिए मांग की कीमत लोच बेलोचदार होगी, यानी कि इकाई से कम। अब सुने, अब करते हैं। तो देखो 3 है लोचदार मांग, एक मांग लोच और बेलोचदार। सीधी सी बात है, सिंपल वे में अगर दोनों में सेम संबंध पाए, यानी कि देखो यहाँ कीमत भी, तीसरे पॉइंट में कीमत भी घट रही है और कुल व्यय भी घट रहा है। ठीक है, तो मांग की लोच क्या होगी? 1 से कम, क्योंकि यहाँ 1 ज़्यादा है। ठीक है, हो गया। ठीक, अगर कीमत घट रही है और कुल व्यय बढ़ रहा है, दोनों में रिवर्स संबंध पाए तो क्या इसे, ठीक है, देखते हैं। फिर इसको एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ते हैं। इकाई पहला है कुल व्यय विधि, मांग की लोच इकाई से अधिक। ठीक है जी, देखो कीमत कीमत बढ़ जाती है और कुल व्यय कम हो जाता है। ठीक है, कीमत बढ़ जाती है, कुल व्यय कम हो जाता है। ठीक है, इकाई यानी कि जब इकाई से अधिक होगी, मांग की लोच क्या होगी? इकाई से अधिक। दोनों में रिवर्स संबंध आ रहा है, यानी कीमत तो बढ़ रही है, कुल व्यय कम हो जाता है। सेकंड ऐसे ही कीमत कम हो जाती है और कुल व्यय बढ़ जाता है, फिर दोनों में रिवर्स संबंध, यानी कि ऋणात्मक। एक कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय घट रहा है। ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, तो होगी इकाई से अधिक, यानी कि इकाई से अधिक, एक से ज़्यादा। ठीक है, इकाई के बराबर बढ़ जाती, यानी कीमत बढ़े या घटे कुल व्यय पर कोई परिवर्तित नहीं आता है, यानी कि अपरिवर्तित रहती है, कुल व्यय कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम कहेंगे इकाई के बराबर। जी, कीमत बढ़ रही है और कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ठीक है जी, कीमत बढ़ी, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं है। कीमत कम हो रही है तो कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इकाई के बराबर। ऐसे इकाई से कम कब होती है? जब कीमत बढ़ जाती और कुल व्यय भी बढ़े, दोनों में सेम हो, यानी उसी दिशा में चले। कीमत भी बढ़ रही है, कुल व्यय भी बढ़ रहा है, तो इकाई कीमत भी कम हो रही है और कुल व्यय भी कम हो रहा है, तो इकाई के बराबर। फिर करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि में 3 है कंडीशन। अगर इकाई से अधिक कब होगी? जब दोनों विपरीत चले, यानी कि इकाई से कब अधिक, कुल कीमत तो कम हो रही है, कुल व्यय बढ़ रहा है, तो इकाई से अधिक। ऐसे कीमत बढ़ रही है, कुल व्यय घट रहा है, इकाई से अधिक। और इकाई के बराबर कि कीमत बढ़े या घटे, यानी परिवर्तित, कुल व्यय में अपरिवर्तन, कुल व्यय अपरिवर्तित रहता है। और इकाई से कम, कीमत बढ़ी, उसी दिशा में चले जाए, कीमत भी बढ़ रही है और कुल व्यय भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इकाई से कम। ऐसे कीमत भी कम हो रही है और कुल व्यय भी कम हो जाता है इकाई से। ठीक है।